वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिछले क्लास में बोरबरी स्कीम से हमने देखा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग शेल में फिल किए जाते हैं एक एटम के अंदर, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? वैलेंस शेल समझना पड़ेगा। तो वैलेंस शेल हमने देखा कि जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया तो उसमें उन्होंने बताया कि एटम में सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो नील बोर की एंट्री हुई और नील बोर ने फिर इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पाथ में नहीं होते, वो अलग अलग पाथ में होते हैं, वो अलग अलग शेल उनको कहा जाता है, अलग अलग शेल में होते हैं। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे करके अलग अलग शेल हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो वो जो शेल होता है वो एक एनर्जी लेवल होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप में एक एनर्जी का रूप होते हैं, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी लेवल में जितने एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है उतनी ही एनर्जी रहेगी, उससे ज्यादा रह नहीं पाएगी, उससे कम रह सकती है। तो पहले शेल में जो है वो दो ही इलेक्ट्रॉन बोला जाता है कि दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है उतना एनर्जी उस पाथ में रह सकता है, उस शेल में रह सकता है। तो इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, तो वो उतनी ही एनर्जी को होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें फिल नहीं हो सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एटम के अंदर अलग अलग शेल। तो उसमें टॉपिक उठा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी एटम का तो उसमें कई सारे शेल बनेंगे। जो सबसे लास्ट शेल होगा एटम का उसको क्या कहा जाता है? वैलेंस शेल कहा जाता है, ठीक। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किन्हें कहेंगे? अब उस लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो लिख लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the valence shell, in the valence shell are known as valence electrons, are known as valence electrons। तो वैलेंस शेल क्या होता है? क्लियर हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? क्लियर हो गया? अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको क्लियर और करने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो हमने ले लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? और कितने शेल होते हैं? एक। तो आखिरी शेल इसका यही माना जाएगा और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो वैलेंस शेल इसका ये हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए जाएंगे? 1। इसी तरह से मान लो हमने ले लिया सोडियम। तो सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1
तो लास्ट शेल और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें भी कितना बताया जाएगा 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो 12, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। तो क्लियर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट। अब ये जो वैलेंस शेल है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। कोई भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी वो किसी चीज के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6। अब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो ये ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करता है, किस लिए, ताकि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें ऑक्टेट रूल से ही अपने आप को स्टेबल कर ले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही अपने अंदर से निकाल तो पाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए वो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा नहीं, वो क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर बन जाएंगे तो ऑक्टेट रूल से वो स्टेबल हो जाएगा, यानी उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट्स का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सभी के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही तुमको मिलेंगे, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो इसीलिए जो ये बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, ताकि वो नोबल एलिमेंट के जैसे दिखने लगे और स्टेबल हो जाए। तो वही चीज ऑक्सीजन भी चाहेगा, तो उसके लिए उसको शॉर्टेज है, कितने की शॉर्टेज है 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करते वक्त क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा जब रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, डोनेट नहीं करेगा, शेयर। तो ये 1 यहाँ से रिसीव कर जाएगा और एक 1 यहाँ से रिसीव कर लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये फिर स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन, और उसके बदले में हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के लिए अलाउ किया गया है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबल कर सकता है, क्योंकि एक होता है इनर्ट एलिमेंट हीलियम। तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक शेल, पहला शेल होता है, तो पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी है। अगर 2 हैं तो यानी वो शेल पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इसलिए हीलियम जो है वो नोबल एलिमेंट्स में आता है, क्योंकि ना उससे ज्यादा शेल उसके पास है और ना उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत है, तो वो स्टेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन है और पहला शेल। अब हाइड्रोजन भी उसके जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि उसके पास भी एक ही शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास एक ही है, तो वो 2 करना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो वो ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयरिंग में पा जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन 2 आकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और H2O नाम के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे,
जो कि एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एटम्स की, एलिमेंट्स की, वो डिपेंड कर रही हैं अल्टीमेटली किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, कि लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वही शेयरिंग के वक्त हिस्सा लेंगे। ये तो हिस्सा नहीं ले रहा ना, ये तो हिस्सा नहीं ले रहा, पार्ट तो ये ले रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, लिख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन depends on valence electrons, depends on valence electrons. Since they are the one that take part in chemical reaction, क्योंकि वो लोग ही हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। दे आर द वंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगी? सिमिलैरिटी होगी। जिनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो उसके में लास्ट में एक ही, लास्ट क्या एक ही है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,1, तो उसके लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम 2,8,1, उसके लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 2,8,8,1, 2,8,8,1, तो उसके लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जितने भी है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा लास्ट शेल में। और इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? मैच करती है। इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिएक्टिविटी हो गई, किसी चीज के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, फ्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो चीजें मैच करती हैं। तो इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है और इसको ग्रुप नंबर 1 कहते हैं। और इसको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, अल्कली मेटल्स। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या कहेंगी? सेम रहेंगी। उसी तरह से सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें भी यही चीज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलेगी। तो लिख लो, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स same number of valence electrons in the valence shell, in the valence shell, yes, of element show similar properties, and those with different number of electrons, and those with different number of electrons show different chemical properties.
show different chemical properties. इससे ये कंक्लूजन भी लगाया जा सकता है कि ये एक वन ऑफ द रीजंस हो जाता है कि जो एलिमेंट के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी। वो क्या करेंगे? वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसी को देंगे, जैसे सोडियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2 या 3 एल्यूमिनियम, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट शेल में आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी जो करते हैं, और जिसकी वजह से कह सकते हो कि इनको मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाए। इन सब को क्या बोला जाता है? मेटल्स बोला जाता है। तो मेटल एक कॉमन ग्रुप बन गया। तो मेटल्स का जो ग्रुप है उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी कॉमन क्या है? मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनरस, है ना? ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है? मेटल्स की है, जो छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो। सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, क्लिंगिंग साउंड। मैलेबल होता है यानी इसकी शीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल यानी इसका वायर बनाया जा सकता है। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स में देखने को मिलती है। मेटल्स मतलब धातु। तो सिल्वर, गोल्ड, आयरन ये तो मेटल्स हैं ही। इनके अलावा जो ये लोग हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी किस में आते हैं? मेटल्स में आते हैं। तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जिनमें भी रहेंगे वैलेंस शेल में, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? मेटल्स की कैटेगरी। तो लिख लेना, एलिमेंट कंटेनिंग 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, valence electrons are known as metals, तो केमिस्ट्री में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई एक कॉमन फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला सब पे अप्लाई होते नहीं दिखाई देता। केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन पॉसिबल ही नहीं, यानी वो अपनी बात बोलेंगे और फिर अपनी ही बात को काट देंगे। ये होता है केमिस्ट्री, क्योंकि उन्हीं केमिस्ट्री बनी है किन पे? एलिमेंट के ऊपर। जो चीजें पाई जाती हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं, वही केमिस्ट्री, उसी की स्टडी है केमिस्ट्री। तो ये एलिमेंट्स जो है, इनका जब भी ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं तो इनमें से 1 या 2 धोखेबाज निकल जाते हैं। तो जैसे हमने कहा मेटल कौन होंगे? जिनमें लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनमें से हाइड्रोजन और हीलियम दोनों धोखेबाज। ना हाइड्रोजन मेटल के जैसा बिहेव करता है, ना हीलियम मेटल के जैसा बिहेव करता है। ऑल्दो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। उसको मेटल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है, मेटल जैसा बिहेव नहीं करता है। हीलियम, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको मेटल होना चाहिए, लेकिन वो मेटल जैसा बिहेव नहीं करता। अब नहीं करता है तो भाई नहीं करता है, हम उसको जबरदस्ती थोड़ी बनवा सकते हैं मेटल। वो तो जो उसका बिहेवियर है हम उसको पढ़ रहे हैं। तो वहां पे क्या करते हैं हम? केमिस्ट्री में एक्सेप्शन करके नोट कर लेते हैं कि ये एक्सेप्शन है, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे अप्लाई होगा। तो वहां लिख लेना एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम।
एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब पे ये रूल अप्लाई होगा और वो मेटल कहे जाएगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि हम कह रहे हैं कि जिनके लास्ट सेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 1, 2 या 3, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी किसी को दान कर, तो दान कर रहे तो दानी आदमी यानी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक हमने इसमें से निकाल दिया, कहां से, लास्ट वाले शेल। तो अब सोडियम नहीं रहेगा, अब सोडियम क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। आयन हमने डिस्कस किया है, आयन बताया मैंने क्या होता है। तो आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उसको आयन कहते हैं। तो यहां पे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम के पास स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे एटॉमिक नंबर के जितने। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में कितने रहेंगे, 11। अब उसमें एक लूज कर दिया, अब बच्चे उसके पास 10, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में रहते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहते हैं। तो प्रोटॉन सोडियम में पहले कितने थे, 11, बाद में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने के बाद प्रोटॉन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, 11 के 11 ही बने रहेंगे। तो पहले प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, बाद में प्रोटॉन 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो अब कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो किसका असर देखने को मिलेगा, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए जो ये सोडियम का आयन बन रहा है इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और कितना प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 1, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो 1 लिखते नहीं तो इसलिए सिर्फ प्लस लिखते हैं। तो ये सोडियम का आयन हो गया। और आयन पे जब ये पॉजिटिव आयन बनता है तो उसका एक स्पेशल नाम है, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन है। पॉजिटिव आयन का ऋण है कैटायन एंड नेगेटिव आयन का ऋण है एनायन। तो ये सोडियम का क्या है, कैटायन हो गया। ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम भी बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, +2 का उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा मैग्नीशियम का कैटायन। तो ये कैटायन फॉर्म करते हैं कौन, मेटल्स जब भी बनाएंगे कैटायंस बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेंगे, क्योंकि इनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है और वो लूज कर देंगे तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, चाहे +1 आ सकता है, चाहे +2 आ सकता है, चाहे +3। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को मिल रहा हो। तो एक होता है प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और रिडक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल्स, और मेटल्स जो है वो क्या बना रहे हैं, कैटायंस बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, ये लूज कर रहे हैं तो कोई ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसको लूज कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक तरह का केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइन करके रिडॉक्स वर्ड बनता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वहां मिलेगा देखने को। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके टॉपिक में जो लिखा हुआ है वहां पे ये लिखा हुआ है कि सोडियम का जो आयन बन रहा है दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वहां लिखा हुआ है पेज नंबर 63 पे आपके बुक में, जो सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखा है, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीचे लिखा है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? मेटल्स। कौन? मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब वो जो काम करवा रहा है, काम कर रहा है, करवा रहा है। और रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? तो रिड्यूसिंग का मतलब ये है रिडक्शन। जो रिडक्शन प्रोसेस करवाएगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, है ना। और जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी तो कोई गेन करेगा। तो जो ये लोग लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कोई गेन कर लेता और उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो ये रिडक्शन करवा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 5, 6 या 7, है ना। तो वो चले जाते हैं किस कैटेगरी में? मेटल्स की ऑपोजिट कैटेगरी, यानी नॉन मेटल्स। उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है और उनको कहा जाता है नॉन मेटल्स। तो वो आपको यहां देखने को मिलेंगे ग्रुप वाइज। अगर आप देखोगे तो 13, 14, 15, 16 ग्रुप जो है ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है ना। और ये ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जो आपको मेटल्स है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेफ्ट में राइट में जाओगे वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होते दिखाई देंगे, इसलिए इसको ट्रांजिशन कहा जाता है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें देखने को मिलेगा। तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये लोग क्या है? नॉन मेटल्स। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा? लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने पे वो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा, है? एनायन बन जाएगा। तो वो क्या है? नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट इज अ नॉन मेटल। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है तो उसमें हमने 1, 2, 3 जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिले उनको क्या कह दिया हमने? मेटल। तो अब जो 3 से आगे बढ़ेंगे 4, 5, 6 और 7 वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीजन में कितना है? 6 है, तो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। नाइट्रोजन में कितना है? 2,5
5 है, तो वो भी क्या है, नॉन मेटल। तो जिनमें लास्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनके 4, 5, 6, 7 होंगे, वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। और वो जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे एनायन। ये तो था वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। देन वैलेंसी, वैलेंसी वर्ड आता है, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट के कंबाइन करने की कैपेसिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको क्या कहा जाता है, वैलेंसी का। और अगर नंबर वाइज रियल मीनिंग इसका समझें तो सोडियम, सोडियम सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या बताई जाएगी, +1। इसकी वैलेंसी क्या बताई जाएगी, 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या बताई जाएगी, +2। एल्यूमिनियम लूज कर रहा कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी बताई जाएगी +3। तो वैलेंसी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैलेंसी अगर हमको लर्न हो जाएगी, अभी फिलहाल 1 to 20 एलिमेंट तक, तो जब हमको बोलेगा कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वहां पे आपको वैलेंसी जब तक नहीं मालूम है आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहां वैलेंसी इंटरचेंज करके एक कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, ट्रेलर आपको दे देते हैं कि आगे टॉपिक आएगा, इसमें पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, तो NaCl भी क्यों लिखा गया, NaCl2 क्यों नहीं लिख दिया, या Na2Cl क्यों नहीं लिख दिया, Na2Cl2 क्यों नहीं लिख दिया, है ना, NaCl ही क्यों? तो उसका कारण, क्योंकि वो जो फॉर्मूला बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो बनता है वैलेंसी इंटरचेंज से, क्रिस क्रॉस मेथड से। तो Na के ऊपर +1 वैलेंसी और क्लोरीन के ऊपर -1 वैलेंसी। जब वो आयनिक स्टेज में जाएंगे तभी NaCl कंपाउंड बनाएंगे। तो Na सोडियम का आयन जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज, +1, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज, -1। इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो 1 यहां आएगा बट 1 लिखते नहीं, और 1 वहां भी जाएगा लेकिन 1 लिखते नहीं, इसलिए NaCl नॉट NaCl2 ये नहीं। तो उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी मालूम रहेगी तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो, है? तो जैसे इनका प्लस में वैलेंसी दिख रहा है, वैसे ही नॉन मेटल्स जो हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन की वैलेंसी क्या बताई जाएगी। तो ये क्लोरीन में अब ये नहीं देखेंगे कि उसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो अलग चीज है, वैलेंसी अलग चीज है। वैलेंसी ये है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2.7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 287। लास्ट शेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी नेगेटिव चार्ज, और कितना 1 तो वैलेंसी क्या बताएंगे इसकी, -1। ठीक, कुछ लोग साइन नहीं बताते हैं, वो अलग बात है, सिर्फ नंबर बता देते तो वो भी चलेगा, लेकिन हमको साइन रहेगा तो ज्यादा दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन ले लो,
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसके ऊपर क्या है? तो वैलेंसी इसकी -2। तो इस तरह से नेगेटिव वैलेंसीज वाले एलिमेंट भी आपको मिलेंगे, हैं? तो जैसे आपके बुक में लिखा है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, पेज नंबर 64, रेड हेडिंग से लिखा हुआ है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वैलेंसी क्या है? एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी है जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है वही उनकी क्या बन जाती है? वैलेंसी कहलाती है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने एग्जांपल लिया, हम मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, लास्ट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा, ठीक। क्लोरीन, क्लोरीन क्या वैलेंसी हमको मालूम है? -1। हमने देखा कैसे -1। अब जब मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा तो उसका फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी क्या होंगी? इंटरचेंज होगी। तो Mg के पास रहेगा 1, 1 लिखते नहीं, Cl के पास जाएगा 2, तो MgCl2 लिखा जाएगा। तो MgCl नहीं बोलेंगे, Mg2Cl नहीं बोलेंगे, MgCl2 बोलेंगे। क्यों MgCl2? बिकॉज वैलेंसी इंटरचेंज होगी। तो जब वैलेंसी ही नहीं मालूम होगी तो फॉर्मूला क्या घंटा बनेगा? तो वैलेंसी जो है 1 to 20 एलिमेंट्स की लर्न होनी चाहिए, नहीं तो एटॉमिक नंबर मालूम है तो कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंसी पता कर सकते हैं। तो कह रहा है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is 1, 2 and 3 respectively, while the valency of the elements with 4, 5, 6 and 7 valence electrons is 4, 3, 2 and 1. So why 4, 3, 2 and 1? Because they need 4 electrons. कार्बन जैसे लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,4, 6 में से 2 निकल गए, बचे कितने? 4, तो 2,4। अब उसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 4 और चाहिए, तो उसकी वैलेंसी क्या है? -4 है ना। तो 4 वैलेंसी हो गई उसकी। तो इसलिए कह रहा है कि जिसके पास लास्ट में 4 या 5, तो 5 है तो उसको कितना चाहिए होगा? 3। तो उसकी वैलेंसी क्या बताओगे? 3 बताओगे, 5 नहीं बताओगे। 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 उसकी वैलेंसी। जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी क्या बताओगे? 2 बताओगे, तो वैलेंसी 2 बताओगे। जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी क्या बताओगे? 1 बताओगे। तो ये चीज है। Why do atoms combine? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होगा, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे करीब आने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि ऑक्सीजन जैसे है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जा रहा है, वो सिर्फ जाके हाइड्रोजन के पास चिपक नहीं जा रहा है, वो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने से क्या बन रहा है? एक नया कंपाउंड बन रहा है, H2O, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन को क्या जरूरत पड़ी हाइड्रोजन के पास जाने की?
हाइड्रोजन को क्या जरूरत पड़ी ऑक्सीजन के पास आने की? ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे, ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? जो वाटर ये बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, ये क्यों बना रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी थी इनको बनाने? वो तो हमारी जरूरत है कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को क्या जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन के पास मिलने की उससे जाकर? तो आंसर ये नहीं लिखोगे कि उसका मन लिख करके आओगे तो नंबर भी वही मिलेगा जो टीचर का मन करेगा। तो दो साइंटिस्ट कॉसल और लेविस थ्योरी 1916 में इन दोनों मिल करके एक थ्योरी ध्यान से सुनो भाई, कॉसल लेविस ने मिल करके 1916 में एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जितना समझा मॉलिक्यूल्स को और स्टडी किया उनके बारे में, और जब पाया जो रिजल्ट, उससे ये निष्कर्ष निकाला कंक्लूजन कि एटम्स कंबाइन इसीलिए करते हैं ताकि वो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल से अपने आप को स्टेबल कर। सभी एटम्स को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। सभी एटम्स को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो उस स्टेबिलिटी के चक्कर में वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करते हैं तो नए मॉलिक्यूल्स या नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल एप्लीकेबल है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप क्या हो? स्टेबल। आप क्या हो? स्टेबल। तो हाइड्रोजन इसीलिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में रहता है। उसको 8 नहीं चाहिए, क्षमता ही नहीं है उसके पास 8 रखने, उसको 2 चाहिए। तो 2 के चक्कर में वो रहता है। एक उसके पास है, एक ढूंढता रहता है, जो दे देगा उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में बोला गया कि अगर आपके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो भी आप क्या है? स्टेबल। तो बाकी के जो एलिमेंट है वो अपने बैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और 8 पूरे करने के टारगेट पे लगे रहते हैं। 8 पूरे हो जाएंगे तो ऑक्टेट रूल से वो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए एटम जो है वो कंबाइन करते हैं। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू कॉसल एंड लेविस, Cossel and Lewis theory, Cossel and Lewis theory proposed in 1916, which says that if an element शोर न किया करो, वीडियो बनना होता है। if an element like hydrogen and helium, like H and
has two electrons, they become stable by the duplex rule. यहाँ दिया बोर्ड से स्पेलिंग. And the other elements by completing 8 electrons in their valence shell can become stable by the octet. Therefore, atoms combine with each other to attain stable electronic stable electronic configuration. Not out.